टेस्ट होगा आपका एमसीक्यू। ठीक है। जेई पैटर्न पे ही होगा, जेई के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे आपको, तो बस ध्यान से करना और टाइमली करना अटेम्प्ट। अच्छा, बीच में एंड टेस्ट मत कर देना, नहीं तो पूरा टेस्ट क्लोज हो जाएगा, फिर ओपन नहीं होगा। ठीक है, वो अपने आप एंड हो जाएगा, या फिर अगर पेपर खत्म हो जाए पूरी तरह तो आप टेस्ट को एंड करना, अदरवाइज डायरेक्ट उस पर गलती से एंड टेस्ट क्लिक मत कर देना, या फिर वो विंडो क्लोज मत कर देना। ये गलतियां बहुत बार होती है कि आप वो जो विंडो क्लोज कर दोगे तो पूरा टेस्ट हट जाएगा, फिर ये अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रॉपरली टेस्ट को, एक लिंक आएगी आपके पास, उस लिंक पे आप जाओगे, उसमें पूरा पेपर रहेगा आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों रहेंगे। ठीक है, 3 घंटे का पेपर रहेगा, तीनों में अराउंड वही 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपको उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है। जो भी आंसर टिक करो उसको सेव करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना। वो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा कोई बात नहीं, छोड़ के आगे बढ़ जाना, लेकिन थोड़ा फास्ट करना। क्लियर है सर? नेगेटिव मार्किंग होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स होगी, -1 +4, इसलिए नेगेटिव ज्यादा मत करना। और हाँ देखो, ये मार्क्स आपके आपके टेस्ट, ये आपके एनालिसिस के लिए है, नॉट फॉर अस, कि हमारे लिए हमको नहीं करवाना कि आप फुल आउट ऑफ फुल ला रहे हो। ठीक है, ये टेस्ट आपके एनालिसिस के लिए, इसमें पूरी ईमानदारी के साथ देना। पता चला कि आप लोग क्या कहते हैं, नेट पे चीटिंग कर करके दे रहे हो पेपर, ठीक है, फुल मार्क्स लेके आ रहे हो, क्लास में आंसर नहीं दे रहे हो लेकिन टेस्ट में फुल ला रहे हो। ठीक है, तो वो सब चीजें मत करना। ठीक है सर, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुश्किल रहेंगे सर, या फिर सर अभी हमने चैप्टर पूरा करा है तो सर क्वेश्चन जेई के हिसाब से रहेंगे क्वेश्चन। जैसे जेई में भी कोई भी पेपर जब बनता है तो उसमें इजी क्वेश्चन भी रहते हैं, मीडियम भी रहते हैं, हार्ड भी रहते हैं, तो तीनों तरह के क्वेश्चन रहेंगे, इजी मीडियम हार्ड। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ जो नहीं पढ़ा है उससे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आपको जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और हो सकता है उसमें किसी में थिंकिंग लेवल ज्यादा सोचना, लेकिन आप लोग ईमानदारी से करना। नहीं होंगे क्वेश्चन चलेगा, चीटिंग करके मत देना पेपर के, साइड में बुक खोल रखी है या फिर कोई पेपर खोल रखा है, नोट्स खोल रखे हैं, फॉर्मूला देख देख के कर रहे हैं, ये सब चीजें मत करना अल्टीमेटली, नहीं तो आपके 3 घंटे वेस्ट है। ठीक है, आप कम नंबर लाओ चलेगा, लेकिन गलतियां पता होना चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोग टेस्ट पूरी ऑनेस्टी के साथ दो। ठीक है, तो ही आपका रियल एनालिसिस होगा, तो ही फाइनली जाके आपको जेई में अटेम्प्ट देना। अल्टीमेटली वहां पे तो चीटिंग नहीं कर सकते हो ना, यहाँ पे अभी कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि हाँ बाकी लोगों को दिखाने के चक्कर में या पेरेंट्स को दिखाने के चक्कर में ये वाले जो यहाँ के टेस्ट है उसको ऑनलाइन चीटिंग करके दे देते हैं, पर अल्टीमेटली वो सबसे बड़ा नुकसान है उनका। आप लोगों को ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देनी है कि आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ पेपर देना है, क्योंकि ये रिजल्ट आपके लिए है और ये टेस्ट भी आपके लिए। ये कहीं पब्लिश नहीं होगा, ये कहीं कहीं शो भी नहीं होगा, ना ग्रुप पे आएगा ना कहीं आएगा, आपका रिजल्ट सिर्फ आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक, लास्ट क्लास तक हमने सेट्स कवर कर लिया था। सेट्स के बारे में बहुत सारी चीजें देखी थी, वेन डायग्राम से देखा कि वेन डायग्राम से हम कैसे चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बीच में क्लास मिस हो गई थी हमारी, तो आज मैं ट्राई करूंगा ये टॉपिक हमारा कवर हो जाए। बेसिक ही पढ़ना है एक्चुअली, ये जो टॉपिक है क्लास 12th का टॉपिक है, लेकिन 11th में इसका बेसिक पढ़ना पड़ता है हमको। ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक में नहीं जाना है हमको, बेसिक पढ़ना है इस टॉपिक के बारे में कि इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले जब उसमें पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना पड़ता है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है पहले वो समझना ध्यान से। ठीक है, तो मान लो मेरे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, और मैं इस तरह से इनको वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये सेट्स हैं, मान लो सेट ए और सेट बी। ठीक है, सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। एक और कोई सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है मान लो 7 8 9 10 11 फॉर एग्जांपल, इस तरह से कुछ एलिमेंट है। तो यहाँ पे दो सेट गिवन है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से डायग्राम बना के मैंने शो किया है। इसको बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? मैपिंग डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी दो हैं, तो ए से बी में ए मेरा क्या हो गया? इनपुट। ए मेरा हो गया इनपुट सेट, और बी जो है वो मेरा है आउटपुट सेट। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी इनपुट आएगा वो सेट ए से आएगा, और जो भी आउटपुट आएगा वो सेट बी से आएगा। मतलब जो मेरा इनपुट है वो सेट ए से आएगा, और जो भी उसका आउटपुट है वो बी से आएगा। ठीक है,
अब सेट ए और ए सेट बी मैंने डिफाइन कर दिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मतलब क्या था वो ध्यान समझना। सर इनको क्या कहते हैं, मैपिंग सेट? हाँ, इसको ये जो डायग्राम बनाया है इसको बोलते हैं मैपिंग। अभी मैपिंग हम करेंगे, उस प्रोसेस को मैपिंग बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो ध्यान सुनना, ए क्रॉस बी मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने बहुत सी बार क्वेश्चन में एक क्रॉस भी देखा होगा, मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं क्रॉस आपके पास आ रहा होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। कुछ क्वेश्चन में क्रॉस देखा होगा आपने बुक में, ठीक है? तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि ए से बी में जितनी भी पॉसिबल पेयरिंग हो सकती है, फ्रॉम ए टू बी, ध्यान रखना, फ्रॉम ए टू बी, तो फ्रॉम ए टू बी जितनी पॉसिबल पेयरिंग हो सकती है उन सारे का कलेक्शन, उन सारे का एक कलेक्शन सेट के अंदर, उसको हम बोलते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मतलब जैसे ए इनपुट मान लो 1 मानना, तो 1 के साथ आप किस किस की पेयरिंग कर सकते हो? यहाँ पे जैसे, चलो थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो दिखने में। यहाँ पे मान लो मैंने 3 ही नंबर लिए, 7 8 9, तो 1 के साथ क्या क्या आ सकता है बताओ, बोलो। 1 7 1 8 1 9। 7 8 9। 1 के साथ 7, 1 के साथ 8, 1 के साथ 9। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लिया मैंने, 1 के साथ सबकी पेयरिंग कर दी। तो ये जो प्रोडक्ट, ये जो है, इनको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पता है किसी को? ऑर्डर्ड पेयर। इनको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि ये जो एक तो पेयर का मतलब है दो का साथ में जो होता है उनको पेयर बोलते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऑर्डर में आना चाहिए। ऑर्डर कैसा होना चाहिए कि पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर में आना चाहिए, मतलब ऑर्डर में मतलब एक के बाद एक। तो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट आएगा सेट बी से। तो इसको अपन ऐसे बोलते हैं ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी के अंदर क्या आएगा, एक्स कोमा वाई की तरफ से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए and y belongs to set b, x belongs to set a and y belongs to set b। तो इसके जितनी पॉसिबल कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं a क्रॉस b, उसको हम क्या बोलते हैं? a क्रॉस b। तो 1 के साथ ये हो गया, और क्या आएगा इसके अंदर बताओ जल्दी से? 2 के साथ 2,7, 2,8, 2,9। वेरी गुड, ऐसे जाता जाएगा। फिर 3 के साथ वापस और 3 आएंगे, यस सर। और लास्ट में क्या आएगा? 4,9। क्या समझ में आ गया? यस सर। देखो 1 के साथ 3 पेयर, 2 के साथ 3 पेयर, 3 के साथ भी 3 पेयर और 4 के साथ भी 3 पेयर। टोटल कितने पेयर हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस भी कितने होंगे? 12। हाँ वेरी गुड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस भी कितने हो जाएंगे? देखो इसके 3, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, मतलब 3 + 3 + 3 + 3 कितनी बार ऐड करोगे? 4 बार। और सेम नंबर को 4 बार ऐड करना मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3 4 जा कितना होता है? 12। क्या समझ में आ रहा है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम x, y, वेयर x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b। मतलब ए से बी में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सबका कलेक्शन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं ए से बी में उन सबका कलेक्शन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इज इट क्लियर? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? जैसे देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला और बन जाएगा। सेट ए में कितने एलिमेंट थे? 4। हाँ, सेट ए में कितने एलिमेंट है? सब लोग को दिख रहा है? सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। सेट ए के अंदर देखो, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बताओ? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? इनका प्रोडक्ट 12। इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 4 तो यहाँ से डायरेक्टली भी पता कर सकते हो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। और लॉजिकली भी हमको पता है, इसके 3 पेयर, इसके 3 पेयर, इसके 3 पेयर, इसके 3 पेयर, तो 3 को 4 बार ऐड करना मतलब क्या है? 3 × 4 दैट इज 12। ठीक है, तो ये समझ में आया थोड़ा बहुत कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? यस सर। ठीक है, सर। मैं चलो एक और कर लेते हैं। मान लो सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है आपके पास सपोज ए बी सी। सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है सपोज 1 3 1 और 3। तो ए क्रॉस बी में मतलब कितने एलिमेंट होंगे? सर 6 है। 6 है। और क्या क्या होंगे? वो क्या क्या होंगे? सर ए के साथ 1 और 3, बी के साथ 1 और 3 और सी के साथ 1 1, ए हो सकता है? नहीं सर, ये ऑर्डर में नहीं होगा फिर। हाँ, ये ऑर्डर पेयर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। मैंने कहा सीखा ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए। ए क्रॉस बी लिखा है ना मैंने? अगर इसको
ए क्रॉस बी लिखा है मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आएगा और सेकंड में बी मतलब सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आपको क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट है। ए क्रॉस बी पूछा है मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ओके Yes, सर। sir. और बता दो क्या होगा? Yes, sir. ए कोमा सर बी कॉमा 1 बी कॉमा 3 और सी कॉमा 1 और C कॉमा 1 C कॉमा। वेरी गुड। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? ऑर्डर्ड पेयर। ये सारे के सारे क्या हो गए? ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? यस सर। इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए से बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन। ध्यान सुनना, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर करो जल्दी से। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो यहीं पे भी। एनीवन? दोनों में ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना कि नंबर सेम ही हो, जैसे कि ए में 4 नंबर थे, बी में 3 है, तो इसमें जरूरत नहीं है ना कि दोनों में सेम ही हो। और कितने भी आ सकते हैं, दोनों में ज्यादा कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। नंबर सेम भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दोनों में नंबर ऑफ कितने भी हो सकते हैं। अच्छा मुझे अगर यहाँ पे बताओ, मैं पूछता बी क्रॉस ए तो वो क्या होता? सर ए 1 कॉमा ए 1 कॉमा 1 कॉमा बी 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी। आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। 1 कॉमा ये 1 के साथ ए बी सी तीनों आ जाएंगे और 3 के साथ क्या आ जाएगा? ए बी सी। क्या सही लिखा मैंने? यस सर। ठीक है। आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। जिसने भी आंसर दिया था तो आप अनम्यूट मत करना क्योंकि आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है, मतलब पीछे से बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है। ठीक है, ठीक है। ये क्लियर है सबको? तो ये आपका ए क्रॉस बी हो गया, ये आपका बी क्रॉस ए गया। तो बी क्रॉस ए मतलब बी से ए की तरफ जाना है, तो पहला एलिमेंट बी से आएगा, सेकंड एलिमेंट ए से आएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, इस आपको ध्यान रखना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसमें एनसीईआरटी में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करना। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसमें। अगर मान लो मेरे पास कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 5,4 और उन्होंने पूछा फाइंड ए क्रॉस ए, तो क्या होगा ए क्रॉस ए का? सर 5,5 5,4 5 एंड 4। आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। माइक, आई थिंक माइक में प्रॉब्लम है आपका। सर ठीक इसका है, आंसर आएगा सर ना ना। अच्छा 5,5 बाकी लोगों को भी ऐसी आवाज आ रही है कि मुझे ही आ रही है? सर इसका होगा 5,5 5,4 4,5 और 4,4। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे सेट ए है और सेट बी है, दोनों में एलिमेंट सेम है, दोनों सेट ए है। ए से ए क्रॉस ए, यहाँ पे 5,4 यहाँ पे भी 5,4। तो ए से ए जाना, तो इनपुट भी ए से चाहिए, आउटपुट भी चाहिए। तो सारे पॉसिबल पेयर क्या हो जाएंगे? 5 के साथ 5, 5 के साथ 4, फिर 4 के साथ 5 और 4 के साथ 4। तो टोटल 4 पेयर बनेंगे। टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ए क्रॉस ए। ये आपका आंसर क्या हो गया? ए क्रॉस ए। तो ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन। अब रिलेशन का मतलब क्या होता है वो ध्यान से देखना। अब बेसिकली हमने अभी क्या देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, उसमें के अंदर सारे पॉसिबल हम लिख लेते हैं। अब रिलेशन का मतलब क्या होता है ध्यान समझो। इसको लिखने का तरीका ये होता है, अनम्यूट कर लो। रिलेशन आर ए से बी, रिलेशन आर ए से बी। अब देखो कोई ना कोई आपको अब क्या दे देंगे? इनपुट और आउटपुट में कंडीशन दे देंगे। इनपुट और आउटपुट में आपस में कोई एक रिलेशन दे देंगे। उस रिलेशन के हिसाब से आपको उसका आंसर निकालना है। अभी तो क्या था, कोई रिलेशन नहीं था, आपको सेट ए दिया था, सेट बी दिया था और आपने सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए। सारे पॉसिबल क्या लिख दिए? ऑर्डर्ड पेयर। इस बार आपको कोई ना कोई क्या दे देंगे? कंडीशन दे देंगे, आपस में उनमें क्या दे देंगे? रिलेशन दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो सेट ए आपने कुछ मान लिया। सेट ए के अंदर एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल है 1 2 3 और 4। ध्यान से देखना। सेट बी के अंदर आपके एलिमेंट है सपोज 1 2 3 4 अप टिल मान लो 10। ठीक है, और मैंने आपके यहाँ पे एक रिलेशन लिया y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 2। अगर रिलेशन r मैंने डिफाइन किया, अब ध्यान से सुनना, इस रिलेशन लिखने का तरीका क्या होता है वो देखना। अ रिलेशन r करली ब्रैकेट x कॉमा y। ऑर्डर्ड पेयर कैसे हैं? फर्स्ट इनपुट x आउटपुट y, सच दैट
y equal to x plus 2 where x belongs to set A, y belongs to set B, y belongs to set B. A relation R from set A to set B. A relation R from set A to set B. और R को कैसे रिलेट किया ये, तो देखो यहाँ पे देखो दोनों में अंतर समझना, ध्यान सुनना ये वर्ड। ए क्रॉस बी में मैंने क्या बोला था, ए से लेके बी में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है उन सबका कलेक्शन, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर उनका कलेक्शन। और रिलेशन क्या है, रिलेशन मतलब आपको कोई ना कोई एक एक्स और वाई में, मतलब इनपुट और आउटपुट में एक रिलेशन दे देंगे। यहाँ पे जैसे वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिख दिया, मतलब इनपुट और आउटपुट में एक क्या दे दिया, रिलेशन दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं अगर कि बताओ इस आर का आंसर क्या आएगा, इस रिलेशन आर के अंदर क्या क्या वैल्यू आएगी, वो अगर आपको पता करना तो कैसे पता करेंगे। देखो इनपुट आपका क्या है, सेट ए, इनपुट है सेट ए से, तो इनपुट में क्या क्या वैल्यू जाएगी, इनपुट में आपके पास वैल्यू जाएगी 1 2 3 और 4, ये चार ही वैल्यू जाएगी। तो जब x की वैल्यू आप 1 रखोगे, इनपुट क्या है x, तो x आपने जब 1 रखा तो उसकी करस्पॉन्डिंग y कितना आएगा बताओ। सर 3 आएगा। वैसे ही आपने x को अगर 2 रखा तो y आ जाएगा 4, वेरी गुड। वैसे ही x को 3 रखा, y की वैल्यू आ जाएगी 5, x को 4 रखा, y की वैल्यू आ जाएगी 6। क्या x को 5 रख सकते हैं? नो सर, नहीं रख सकते, क्योंकि x आपको बिलोंग्स टू सेट ए, और सेट ए के अंदर सिर्फ 4 ही वैल्यू है, 1 2 3 4। सेट ए के अंदर सिर्फ 4 ही वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, इसलिए आप वो वैल्यू आप नहीं रख सकते, तो आपके पास यही रहेगा। ठीक है सर अच्छा, तो जो रिलेशन की इक्वेशन होती है ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें खुद बनानी होगी। और आपकी वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है बेटा, समझ नहीं आ रहा मेरे को। सर उसकी आवाज सही आ रही है। हाँ आवाज सही से नहीं आ रही है। सर वो पूछ रहा है कि हमें क्वेश्चन में रिलेशन दी होगी या फिर सर हमें बनानी पड़ेगी। एक मिनट, हाँ मेरे एंड से इशू आ रहा है क्या, एक सेकंड। हेलो सर। हाँ शायद है ना, स्पीकर मेरे मेरे एंड से इशू है शायद, आपकी वॉइस आप जो बोल रहे हो ना वो थोड़ा आप फट के आ रहा है। एक मिनट बस, आप चैट बॉक्स में लिख दो तब तक, जो जो भी डाउट आपके चैट बॉक्स में प्लीज लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या समझाया आपको, ये आपका रिलेशन आर था जहां पे मेरा इनपुट था 1 2 3 4 और आपका आउटपुट ही आ रहा है। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से। सर। A relation R from set A to B such that R equal to x comma y, एक मिनट, हाँ, where x plus 2x plus y equal to, for example, या फिर ऐसे ले लो चलो,
करो ट्राई एक बार सब लोग, तब तक मैं स्पीकर देखता हूँ। 1 मिनट अभी ट्राई करो, आंसर मत देना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको अभी? ये सर अब आ रही है। हाँ ठीक है, यस सर। क्लियर है। उस वक्त ना शायद पता नहीं आपके एंड से मतलब इस एंड से दिक्कत आ रही थी। हाँ तो मोस्ट ऑफ के आंसर आ गए। यहाँ पे हमने बोला था x, y क्या रिलेट किया था, x इक्वल टू y माइनस 4, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू x प्लस 4। इनपुट आपका x है तो बस इसका आंसर आपने क्या 3 रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा 7। वेरी गुड। 4 पे आउटपुट 8, 5 पे आउटपुट 9 और 6 पे आउटपुट कितना आ रहा है 10 आ रहा है। यही आ रहा है आंसर सबका? यस सर। ठीक है। हाँ हाँ सॉरी, बीच में एक्चुअली पिछली बार जो आप लोग अनम्यूट करके बोल रहे थे यहाँ पे बहुत ज्यादा वो ब्रेकेज आ रहा था, इसलिए मुझे लग रहा था। हाँ अब पूछो, क्या डाउट था किसी को इसमें? सर हाँ बोलो बोलो। सर कोऑर्डिनेट्स और सेट्स एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है सर? क्या बोल रहे हो, वापस बोलना। सर कोऑर्डिनेट्स और सेट एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है? अच्छा कोऑर्डिनेट्स देखो, कोऑर्डिनेट्स दोनों में अंतर है एक्चुअली। कोऑर्डिनेट्स आपका क्या रहता है, आप जब 2D की सर बात करते हो। कोऑर्डिनेट नहीं, वो सर मेरे को प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा है वो। कार्टेशियन, यस सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है ना। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम भी क्या लिख रहे हैं, सेट के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। बस यहाँ पे क्या होता है, सेट में हम सिंगल एलिमेंट लिखते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो पेयर के टर्म्स में, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है, पेयर के टर्म्स में। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे कभी कभी कोई सेट है ए, ये सेट है मान लो, उसके अंदर एलिमेंट लिखना 2, 3 एंड 4, तो ये इसके क्या है एलिमेंट्स हैं। ये इसके क्या है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स अलग अलग तरह से हो सकते हैं। मान लो कोई सेट है लिखा बी, इसके अंदर लिखा मैंने 3, इसके अंदर लिखा 5, ब्रैकेट के अंदर 5,6, 7 ए राम, ये लिख दिया। तो अभी भी ये सब क्या है, इसके एलिमेंट्स ही है। ये सब क्या है, इसके एलिमेंट्स ही है। ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डिफाइन किया, तो इसका भी आंसर सेट के टर्म्स में ही आ रहा है। इसका आंसर ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो इनका कंबाइंड फॉर्मेट जो होता है वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। इसके अंदर से मान लो 1,2 लिखा, 3,5 लिखा, 7,8 लिखा, तो ये भी एक तरह का क्या सेट ही है। ये भी एक तरह का क्या है, सेट है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट। आउटपुट भी एक सेट ही आ रहा है। अब ये भी इसके सब क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। ये भी इसके क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। क्लियर हुआ सर हाँ अच्छा, ये क्लियर हुआ जिसने डाउट पूछा था? यस सर। ठीक है। हाँ अब पूछो किसको और क्या डाउट है। सर जो ये ए क्रॉस बी करके जो हमारा आंसर आया सेट का, जैसे एक में 1,3 आया, तो सर उसको ए, सर जो उसमें एलिमेंट है उसको एक्स और वाई के टर्म में कह सकते हैं कि ये एक्स है और दूसरा वाला वाई? हाँ वही तो बोला। देखो यहाँ पे हमको रिलेशन आर कैसे डिफाइन किया गया है, रिलेशन आर एक्स, वाई।
जनरलाइज किसे लिखा गया इसको? रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी, और एक्स और वाई में आपस में ये क्या एक तरह का रिलेशन है, आपस में ये क्या एक रिलेशन है। आया समझ में? यस सर। अच्छा मैं अगर आपको ये पूछ, अब ध्यान सुनना, अगर मैं आपको ये पूछता ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी के अंदर क्या क्या आता? सर बोलो। 3,1 सर 3,2 हाँ, 3,3 40 आता है। 3,4 चलते जाता है, और लास्टली क्या आता? 6,10 आता है ये। यस सर। अच्छा मैं अगर ये बोलूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इसी के पार्ट है, क्या ये इसी के पार्ट है? यस सर है। इसी के पार्ट है। Yes, sir. अच्छा तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये इसका सबसेट है? यस सर। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ये जो एलिमेंट आ रहा है 3 7 4 8 5 9 6 10, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर होंगे, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर होंगे। मतलब ये जो बनाया मैंने आर, ये कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट ही तो है। ए क्रॉस बी एक तरह का सेट है, आर भी एक तरह का सेट है, और ये ए क्रॉस बी, ये जो आर आ रहा है ये इस ए क्रॉस बी का क्या आ रहा है? सबसेट आ रहा है। क्या ये समझ में आता है आपको? यस सर। ठीक है, तो यही आपकी डेफिनेशन होती है एक्चुअली। तो कभी भी अगर आपको पूछा व्हाट इज रिलेशन, तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ध्यान सुनो। रिलेशन, अ रिलेशन आर, इसको ऐसे पढ़ता है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ basically a subset of Cartesian product A cross B where in x and y are related to each other, x and y are related to each other, मतलब वो डिटेल डेफिनेशन होती है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये क्या होता है? हाँ एक मिनट, ये बेसिकली क्या होता है? रिलेशन, कोई भी रिलेशन किसी ना किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। किसी ना किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट। ऐसे मैं और भी तरह के रिलेशन बना सकता हूँ, ऐसे में कि बहुत सारे रिलेशन बना सकता हूँ जिसमें कहीं ना कहीं इनपुट आपका सेट ए से आएगा, आउटपुट सेट बी से आएगा, और वो कहीं ना कहीं उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा? सबसेट होगा। वो कहीं ना कहीं उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा? सबसेट होगा। क्लियर हुआ? हाँ अब पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर एक बार पिछली साइड में से सर एक क्वेश्चन था। हाँ एक मिनट, हाँ बताओ। सर अगर मैं ए सेट में को सर मैं 7 तक एक्सटेंड कर दूं, हाँ हाँ तो जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7, हाँ हाँ और सर बी सेट वही रहेगा, हाँ हाँ तो सर फिर ऐसे तो फिर ये वाला रिलेशन बन ही नहीं पाएगा फिर सर, क्योंकि बी में तो सर 10 तक के एलिमेंट और 7 प्लस हाँ, तो हम उसको नहीं लिखेंगे ना। 11 हाँ, अगर हाँ चलो आपका क्वेश्चन क्या था, चलो उसको मैं अगले पे लेता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं वापस ले रहा हूँ, ठीक है। चलो एक और करो सब लोग ट्राई, इसी क्वेश्चन को मैं इसमें से ले लेता हूँ। मान लो सेट ए आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5, सेट बी आपके पास है, कुछ भी ले लेते सेट बी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टिल 10, ठीक है। और मैंने आपको बोला है कि रिलेशन आर इज डिफाइंड सच दैट input is x, output is y, where x belongs to set A, y belongs to set B, और इनमें आपस में रिलेशन है x फिर y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x। तो बताओ इस रिलेशन, या फिर चलो y इक्वल टू 2x प्लस 3 ले लो, ठीक है। y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब बताओ इस रिलेशन r के अंदर क्या क्या आंसर आएगा? सर 1,5 1,5, सर 2,7 2,7, 3,9 3,9, और आएगा क्या? सर नहीं और नहीं आएगा, 3 ही नहीं आएगा। सर वो एक्सीड कर जाएगा। हाँ अब अगर मैं 4 रखूंगा सर तो 4 रिलेशन से होता आंसर क्या क्या एक आएगा? बार दोबारा 12। बता दो। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेट ए दिया हुआ था, सेट बी दिया हुआ था, यहाँ पे आपको बोले रिलेशन आर एक्स कोमा वाई, एक्स आएगा सेट ए से, वाई आएगा सेट बी से, एंड वाई इक्वल टू 2x प्लस 1। तो x की वैल्यू सेट ए से लेनी है। सेट ए में क्या क्या है? 1 2 3 4 5। तो जब आप x को 1 रखोगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो x को 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही? 5 आ रही है। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। x को 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, x को 2 रखने पे y 7 आ रहा है, x को 3 रखने पे y 9 आ रहा है। अब x को अगर आप 4 रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। अब लेकिन 11 सेट b में है क्या? 11 मतलब y की वैल्यू सेट b में है क्या? नहीं सर।
नहीं है। एक्स आपका सेट ए से आएगा, वाई आपका सेट बी से, इसलिए आगे हम इसको नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो ये आपका रिलेशन आर आ गया। इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट होंगे। सर हाँ बोलो। एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने ये अभी लिखा कि y इक्वल टू 2x+3 है, हाँ इसमें y बताना था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने x बताने के लिए लिखा था, तो क्या हमें कि इस स्लाइड देखो आप, वो लिखने का तरीका है। आप कुछ भी, आपको क्वेश्चन में कैसा भी है, अल्टीमेटली आपको लिखना क्या है, x, y। फर्स्ट एलिमेंट x का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट y का होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट x, सेकंड एलिमेंट y। और x कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। y कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। आप चाहो तो यहाँ पे x रखते जाओ, यहाँ पे आप x की वैल्यू रखो, y आ जाएगा। ओके सर। है ना? आप सॉल्व तो कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, यस सर। ओके सर। आपको क्लियर हुआ ये? यस सर। सबको क्लियर हुआ ये? सबको? बाकी लोगों किसी को डाउट हो तो पूछ लो। एनीवन? क्या किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब देखो इसी में एक चीज और डिफाइन होती है, अगला टर्म डोमेन एंड रेंज। यहीं पे आता है डोमेन एंड रेंज। सॉरी 3 टर्म आती है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, इसको समझाने के लिए पिछला एग्जांपल ले रहा हूँ। पिछले एग्जांपल में देखो हमारा रिलेशन आर कैसे आया था, और उसी रिलेशन आर की डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगी ये सीखना है। तो देखो सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट थे, 1 से लेके 5। सेट बी में एलिमेंट थे 1 से लेके 10। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सेट ए के अंदर था 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट थे। 1 2 3 4 5। इनकी मैपिंग कर रहा हूं मैं, सेट ए सेट बी। सेट बी के अंदर एलिमेंट थे 1 से लेके 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब मैपिंग क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या है, 1,5 2,7 3,9। यहां से यहाँ पे हमारा रिलेशन आर, तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। 1 का आंसर कितना आया था बताओ? 5। 1,5। तो 1 का मान लो 5 कर दिया। ठीक है, 2 का 7। 2,7। ठीक है, 3 का 9। 3,9। ठीक है 3,9। ये आपका अपन ने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टर्म है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो इस रिलेशन आर की डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, ये हमको समझना है। इस रिलेशन आर की तीनों चीजें क्या होगी वो समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं डोमेन। सबसे पहले हम समझते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, देखो डोमेन मतलब इनपुट। आपका इनपुट क्या क्या आ रहा है, बेसिकली इनपुट क्या है आपका बताओ? सर 1 2 3। हाँ, सर 1, 2, 1, 3। इनपुट में क्या क्या यूज हुआ है, 1, 2, 3। तो ये आपकी डोमेन हो गई। तो कोई आपसे पूछता है बताओ इसकी डोमेन क्या है, तो जो आपका इनपुट यूज हो रहा है वो आपकी क्या हो गई, डोमेन हो गई। वो आपकी क्या हो गई, डोमेन। सेकेंड रेंज। सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है आपका रेंज। रेंज मतलब आपका आउटपुट, आपका जो आउटपुट यूज में हो रहा है, आपका आउटपुट जो आया बेसिकली वो आपका क्या जाएगा, रेंज। तो बताओ आउटपुट क्या है? सर 5,7,9। 5 7 9। वेरी गुड, 5 7 एंड 9। तो ये आपका हो गया रेंज। ये आपका हो गया रेंज। और एक लास्ट वर्ड जो यूज होता है कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब होता है कंप्लीट सेट बी। जो सेट बी है वो कंप्लीट, जो आउटपुट सेट है उस पूरे कंप्लीट सेट को आप कोडोमेन बोलते हैं। मतलब आपका जो कोडोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 अप टिल 10। तो जो सेट बी जिसमें से आपको आउटपुट निकालना है वो पूरा का पूरा सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। उस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। क्या ये क्लियर हुआ? सर हाँ बोलो बोलो। सर जैसे गया कंप्लीट सर। 20। कोडोमेन एक बार और समझा दे। हाँ, कोडोमेन सर- सिंपल, जो सेट बी होता है ना, सेट बी की पूरी वैल्यू जो भी सेट बी के अंदर आ रहा है वो पूरे को हम कोडोमेन बोलते हैं। जो आउटपुट सेट है आपका, जो भी आउटपुट इसमें सेट है 3 आपका, उसको सेट्स नहीं हमेशा हो कोडोमेन सकते? बोलते हैं। क्या? 3 सेट्स एक साथ नहीं हो सकते? ना, इसमें हम अभी रिलेशन में 2 सेट ही आपको डील करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास 1 2 3 आ सकते हैं, लेकिन रिलेशन में आपको 2 सेट के बीच में ही रिलेशन आपको डील करना है, 3 के साथ नहीं करना। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस हेलो? सर। सर जैसे बोलो। कंप्लीट बी सेट का जो नाम था कोडोमेन रख दिया, वैसे ए का कुछ नहीं है? नहीं, एक ए में एक्चुअली सेट ए का ऐसा कुछ स्पेशल नाम नहीं दिया है। डोमेन से हमको जो सेट ए में जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं उनको हम डोमेन बोलते हैं। सेट ए में से जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ में आया था आपको? यस सर।
ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है कि जो भी पेयर आप लिखोगे वो ऑर्डर में आना चाहिए। ऑर्डर में आना चाहिए इन द सेंस मतलब पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा अगर ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ, सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा। सेकंड एलिमेंट किससे आएगा? सेट बी से। क्लियर हुआ? यस यस सर। ठीक है। तो देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन जैसे आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, बोले दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है क्वेश्चन में। एक ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया हुआ है इस तरह से कि x सपोज x प्लस एक्स बाई टू प्लस वन, कॉमा दूसरा ऑर्डर पेयर दिया सपोज y माइनस थ्री, और ये ऑर्डर पेयर आपका बराबर है मान लो 1/2 कॉमा 5 के बराबर है। अगर ये दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, ऐसा बोला क्वेश्चन में, अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बताओ x और y क्या होगा? y तो 8 होगा। हाँ, तो आप क्या इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? 1,8 अल्टीमेट सेकंड वैल्यू सेकंड के बराबर होगी और फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के बराबर होगी। आ रहा है समझ में? तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/2 के बराबर, और सेकंड पेयर सेकंड ऑर्डर पेयर सेकंड के बराबर होगा। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? 8, और यहाँ से x आ जाएगा। आ जाएगा सर माइनस वन। माइनस वन। क्या समझ में आया कैसे करना है? क्लियर हुआ सबको? यस सर। अब देखो आप जो बोल रहे थे ना सर, तीन स्कूल में सेट, सर हाँ बोलो सर स्कूल में नंबर ऑफ रिलेशंस बताए थे 2 की पावर mn सर, वो हाँ बता रहा हूँ सर x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू कितनी आई है बताओ? -1 आई है। -1। ठीक है, वो बता रहा हूँ। नंबर ऑफ रिलेशन पे भी बता रहा हूँ, उसके पहले हम एक दो चीजें हम कवर करने, उसके बाद में उस पे आता हूँ। अब देखो जैसा अभी एक जना बोल रहा था तीन सेट, तो तीन सेट आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट 1,2, ध्यान से देखना। तो आपको अब ए क्रॉस ए निकालना, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था ए क्रॉस ए आपको कैसे निकालना है। जैसे ये आपका ए क्रॉस है, ये आपका क्या था? ए क्रॉस है। चलो यहीं पे बता देता हूँ, ये आपका क्या था? ए क्रॉस है। ये सबको समझ में आया था? यस सर एक बार दोबारा बता दो। ए क्रॉस ए मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों ही सेट ए था। इनपुट और आउटपुट दोनों ही क्या था? सेट ए। मतलब यहाँ पे आपको ये ए है और आउटपुट भी सेट ए है। इसके अंदर एलिमेंट क्या है? 5 और 4, और उसके अंदर भी एलिमेंट क्या है? 5 और 4। तो यहाँ से आपने इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया ए क्रॉस ए। तो 5 के साथ पहले 5 के साथ 4 एक पॉसिबिलिटी है, फिर 4 के साथ एक बार 5 4 के साथ एक बार 4, तो ये चारों बना दिया आपने। ठीक है, तो ये आपका ए क्रॉस ए हो गया। इसी में अगर आपको पूछा होता कि ए क्रॉस ए क्या होगा, तो क्या आंसर आता? सर वही 3 बार लेके उन्हें लेते फिर उनके एलिमेंट्स को। अब आपने बस क्या है ना, तीन सेट, एक ही सेट को कितनी बार लेना? 3 बार। एक ही सेट को कितनी बार लेना है? 3 बार। तो बेसिकली अब 3 अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहले पेयर बने थे 2 के, अब इस बार क्या बनेंगे? 3 के ट्रिपलेट। अब यहाँ पे तो क्या था? 5 और 4, इसके अंदर भी 5 और 4, इसके अंदर भी 5 और 4। तो सारी पॉसिबल पेयरिंग करनी है, ए ए ए। तो जितनी पॉसिबल पेयरिंग है उन सबको लिख देना। जैसे मान लो पहले 5 और 5 को फिक्स कर दिया, अब 5 और 5 के साथ क्या आ सकता है? एक बार 5 एक बार 4, तो एक पेयर तो क्या बनेगा? देखो सबसे पहले 5,5,5 एक पॉसिबिलिटी है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 5 और 5 स्टार्टिंग में 5 और 5 रखा, उसके साथ क्या रख दिया? 4 रख दिया। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब क्या हो सकता है? एक बार मान लो स्टार्टिंग में आपने 5 और 4 को ले लिया, स्टार्टिंग में क्या ले लिया? एक बार 5 और 4 है ना। अब 5 और 4 के साथ एक बार क्या आ सकता है? 5, एक बार क्या आ सकता है? 4। तो 5 4,5 5 और 4 से स्टार्ट किया, और एक बार उसके साथ क्या रख दिया? 4 रख दिया। क्या ये समझ में आ रहा है? और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बताओ आगे? अब 4,5,5। हाँ, 4 और 5 से स्टार्ट किया, तो एक बार इसके साथ 5, एक बार इसके साथ 4, और एक और लास्ट पॉसिबिलिटी 4,4,5। हाँ, 4,4 से स्टार्ट करा, तो एक बार उसके साथ 5, एक बार उसके साथ 4। तो ये सारे पॉसिबल आ गए। तो टोटल कितने बने? 8 बने। 2 × 2 × 2 कितने हो जाएंगे? 8। आ रहा है समझ में? यस सर। तो ऐसा भी आपके साथ पूछ सकते हैं, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। तो ये बेसिकली था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपका क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें देखो एक क्वेश्चन और आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक और चलो मैं करा देता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी की आपको वैल्यू ऐसे गिवन है इस तरह से, a, x, a, y, b, x, b, y। कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे दिया हुआ था, बोला तो इसमें ये पूछा था कि बताओ सेट ए क्या होगा और सेट बी क्या होगा। सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे और सेट बी के अंदर क्या क्या सेट ए, बी होगा और सर ए बी एक्स और कॉमा बी वाई, और बी में होगा एक्स और वाई। हाँ,
तो सेट ए आपका देखो ए क्रॉस बी बोला मतलब इनपुट आपका सेट ए से आएगा और इनपुट क्या क्या आ रहा है ए और क्या आ रहा है बी आ रहा है, मतलब सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या होंगे ए कॉमा बी और सेट बी मतलब आउटपुट के अंदर क्या क्या आ रहा है एक्स और वाई, एक्स और वाई, यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी वाई। क्लियर है? तो सेट ए हो गया सेट बी हो गया। क्या समझ में आ गया? यस सर। इसके बाद हमने क्या देखा था रिलेशन। अब रिलेशन क्या बोला था कि कोई ना कोई इनपुट और आउटपुट में एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 दे दे, उसके हिसाब से अब आंसर आएगा। सारे आंसर नहीं लिखेंगे हम, बेसिकली क्या लिखेंगे ए क्रॉस बी का कोई ना कोई सबसेट लिखेंगे, ए क्रॉस बी का कोई ना कोई क्या लिखेंगे सबसेट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया था? यस सर। ठीक है। हाँ, अब मैंने सेट्स में आपको एक चीज बताई थी कि मान लो किसी सेट ए में कुछ एलिमेंट है, मान लो m, सेट ए में अगर m एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं m, तो हाउ मेनी पॉसिबल सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताओ। सर 2 की पावर m। हाँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट मैंने सेट्स में आपको सिखाया था कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, सब पार्ट कितने हो जाएंगे 2 की पावर m। याद है सबको ये? यस है ना? किसी सेट में अगर m एलिमेंट है तो टोटल पॉसिबल सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर m। अब यहाँ पे देखो इसी चीज का रिलेट वापस यहाँ पे किया है, ध्यान सुनना। सेट ए के अंदर मान लो, ध्यान सुनना, सेट ए में मान लो m एलिमेंट है, या फिर चलो p मान लो, p एलिमेंट है। सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है q। यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A and number of element in set B। तो number of element in set A P, number of element in set A Q। तो मुझे ये बताओ number of element in set A क्रॉस B, A क्रॉस B की सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? P इंटू Q होंगे, P इंटू Q होंगे। आ रहा है समझ में? यस सर। आ रहा है ना? अभी तो सीखा था हमने, अगर सेट A में P एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे सेट A में कितने थे, देखो सेट ए में कितने थे 3, सेट बी में थे 2, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है 6 है, 3 इंटू 2 6। याद आ रहा है ना? इसमें 4 थे, इसमें 3 थे, तो टोटल ए क्रॉस बी में कितने है 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई करते थे। वैसे यहाँ पे मैंने सेम सेट ए के अंदर पी एलिमेंट है, सेट बी के अंदर क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना है पी क्रॉस क्यू। और अभी मैंने आपको क्या बताया, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछता फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, तो टोटल कितने रिलेशंस पॉसिबल है, कितने रिलेशन में बना सकता हूं। अब देखो रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। रिलेशन इज व्हाट, इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन अभी आपको मैंने क्या सिखाया, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कोई अगर किसी का सबसेट, अगर इसके अंदर मान लो एलिमेंट है m, तो उसके कितने सबसेट पॉसिबल है, अगर इसके अंदर m एलिमेंट होता है तो उसके अंदर कितने सबसेट पॉसिबल है 2 की पावर m पॉसिबल है। अब वैसे यहाँ पे इसके अंदर कितने एलिमेंट है p इंटू क्यू, तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल है बताओ, 2 का स्क्वायर की पावर पी क्यू। हाँ 2 की पावर p इंटू क्यू, 2 की पावर p इंटू क्यू। तो ध्यान रखना, देखो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, रिलेशन जो है वो a क्रॉस b का सबसेट है। ध्यान से सुनना सब लोग, रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो अगर ए क्रॉस बी के अंदर m एलिमेंट्स हैं, अगर ए क्रॉस बी के अंदर m एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट पॉसिबल है 2 की पावर m पॉसिबल है। वैसे ही यहाँ पे ए क्रॉस बी में अगर p इंटू क्यू एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट पॉसिबल है 2 की पावर p इंटू क्यू पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आती है? जल्दी बताओ। यस सर, बता दीजिए। हाँ वापिस सुनो, ध्यान से सुना करो बेटा, ठीक है, यही तो समझा रहा हूँ। देखो अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट है, किसी सेट में अगर m एलिमेंट है उसके टोटल कितने पॉसिबल सबसेट है 2 की पावर m। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m है तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट है 2 की पावर m। क्या ये समझ में आता है? जल्दी बोलो। यस सर। आप पिछले क्लास में प्रेजेंट थे कि नहीं थे? यस सर। है ना? तो अगर किसी सेट में m एलिमेंट है उसके कितने पॉसिबल सबसेट है 2 की पावर m। तो यहाँ पे यही सीखा है मैंने कि अगर a क्रॉस b के अंदर p इंटू क्यू एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट पॉसिबल है 2 की पावर p इंटू क्यू। m की जगह सिर्फ क्या आ गया p इंटू क्यू आ गया, m की जगह क्या आ गया p इंटू क्यू आ गया। आ रहा है समझ में? यस सर, आ गया। ठीक है, सेट a में p एलिमेंट है, सेट b के अंदर q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट होंगे p इंटू क्यू। और रिलेशन इसी का सबसेट होता है, रिलेशन इसी का क्या होता है सबसेट होता है। तो कितने पॉसिबल सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर p इंटू क्यू, कितने पॉसिबल सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर p इंटू क्यू। चलो अब एक क्वेश्चन करो,
if set A is given as 1 2 3 4, set B 5, 8, find total number of possible relations from A to B. From A to B. टोटल कितने पॉसिबल रिलेशन है A to B बताओ। सर 2 की 8 पावर 8 2 की पावर सर 256 2 की पावर में बता दो चलेगा। 8 सर 2 की पावर सर 8 2 की पावर 8। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है। तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। सेट A के अंदर कितने एलिमेंट है 4 राइट। सेट B के अंदर कितने एलिमेंट है 2। तो A क्रॉस B के अंदर 8 एलिमेंट आएंगे। क्या इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो पहले। नो सर। ये क्लियर सबको। तो सेट A क्रॉस B के अंदर अगर 8 एलिमेंट है तो इसके सबसेट है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन क्या हो जाएगा, ये पावर में चल जाएगा। तो 2 की पावर 8। वेरी गुड। आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 8। अब समझ में आ गया सबको, जल्दी बताओ। यस सर। अब पक्का सबको समझ में आ गया ना। यस सर आ गया। ठीक है, बताना 2 की पावर 8 कैसे आया। ये तो समझाया था अभी कि अगर A क्रॉस B के अंदर, ऐसे समझो, A क्रॉस B के अंदर अगर M एलिमेंट है, A क्रॉस B के अंदर अगर M एलिमेंट है तो उसके सबसेट में रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे 2 की पावर है। ये फॉर्मूला याद रख लो। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो फॉर्मूला याद रखो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B अगर M है, ध्यान सुन लो, A क्रॉस B में अगर M एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, क्योंकि रिलेशन A क्रॉस B के सबसेट होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना हो जाएगा 2 की पावर M। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना हो जाएगा 2 की पावर M। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। इसको याद रख लेना। अगर A क्रॉस B में M एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन 2 की पावर M हो जाएगा। तो यहीं पे क्वेश्चन क्या था, A के अंदर 4 एलिमेंट थे, B के अंदर 2 एलिमेंट थे, तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे 8। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना हो जाएगा 2 की पावर 8। ये आपका आंसर है। क्लियर? ठीक है, यस सर। आई थिंक अब क्लियर हो गया। यहाँ पे फिर आपको मैंने समझाया डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज का मतलब क्या है, जो भी इनपुट आपका यूज हो रहा है वो आपका डोमेन है, जो भी आपका आउटपुट आ रहा है वो आपका रेंज है, और जो सेट बी कंप्लीट है उसको बोलते हैं कोडोमेन। उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, चलो इस पे फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई रिलेशन आ रहे हैं मान लो, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट का आंसर अलग अलग, किसी किसी में इनपुट सेम इनपुट पे आउटपुट भी अलग अलग आ सकता है। ठीक है, तो बताओ इसकी डोमेन क्या है। सर डोमेन 1 2 3। डोमेन सही बताया आपने, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है। डोमेन मतलब इनपुट जो जो यूज हो रहा है 1 2 3। अच्छा मान लो इसमें अगर मान लो ये हटा देता, अब बताओ डोमेन 1 2 1 2 डोमेन आपकी क्या हो जाती है 1,2। तो डोमेन आपकी क्या हो जाती है उस केस में 1,2। रेंज सर 8 8 ओनली 8। कोडोमेन सर 5 सारे 589 वेरी गुड। तो इसको बी सेट बी नहीं कह सकते। हाँ बोल सकते हो, लिखने का तरीका है, सेट बी भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब रिलेशन पे क्वेश्चन करते हैं, उसी में मैं सारी चीजें आपको पूछ लूंगा। बोला गया रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। सेट ए, इस बार सिर्फ सेट ए की दिया हुआ, उसी सेट पे रिलेशन आर डिफाइंड है। सेट है आपको दिया 1, 2, 3, 5। ठीक है, या फिर इसको एक काम करो, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 की जगह 6 ले लें। तो क्वेश्चन में बोला गया है लेट आर रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। अब जब भी ऐसा वर्ड यूज किया गया हो और एक ही सेट दिया हो, जब भी ध्यान सुनना, ये लाइन वापस रिपीट एक ही बार में सुनने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि क्लास का टाइम बचे। जब भी ऐसा वर्ड यूज किया गया और रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, इसका मतलब इनपुट भी सेट ए होगा, इनपुट भी सेट ए से लेना है और आउटपुट भी सेट बी से लेना है। ये ध्यान रखना है। जब भी सिर्फ ऐसी लाइन लिखी गई हो रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, इसका मतलब ये है कि इनपुट और आउटपुट दोनों आपको सेट ए से ही लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और रिलेशन आर कैसे डिफाइन किया देखो ध्यान से, ए कोमा बी, इस बार एक्स वाई की जगह ए कोमा बी लिख दिया, वेयर ए
एंड बी बोथ बिलोंग्स टू सेट ए, इनपुट और आउटपुट दोनों सेट ए से आएगा, और रिलेशन क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ना, B is exactly divisible by A. B is exactly divisible by A. B is exactly divisible by A. B is मतलब जो आउटपुट है वो इनपुट से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। ध्यान से समझना क्वेश्चन। तो आप बताओ मुझे R के अंदर क्या क्या पॉसिबल पेयर बनेंगे। सर 1 2 1 3 1 4 1 6। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो, चेक करते हैं आंसर क्या आएगा। जो B है वो A से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। सर 1 2 4 6। सच पहले तो हो जाएगा कि ये जो सारे नंबर्स है ये 1 से डिविजिबल है। सर फिर 2 4 का हो जाएगा और 3 6 का हो जाएगा सर। सर और 2 6 मिस कर दिए। और 2 6 सर टोटल। सर फिर सर सेम नंबर्स का ही तो होगा सर, मतलब सर लाइक 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। B is exactly divisible by A। 6 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्या? सर वो तो लिख लिया सर। कर सकते हैं ना। तो सर, B 3 जो वाला है छोड़ B के जो है सारा वो A से डिविजिबल होना चाहिए। आप ऐसा करो, एक एक करके ले लो नंबर। मान लो B को आपने 1 मान लिया, इससे आप जो आउटपुट इनपुट अपने हिसाब से ले सकते हो। तो B मतलब आउटपुट है, B मतलब क्या है, सेकंड सेट मतलब आउटपुट। तो B जो है वो A से डिविजिबल होना चाहिए। तो मान लो B को आपने 1 मान लिया, तो 1 से कौन कौन डिवाइड हो पाएगा? 1 सर 1। हाँ, फिर मान लो B को आपने 2 ले लिया, तो 2 से कौन कौन डिवाइड हो पाएगा? सर 1 और 2। 1 एंड 2, तो 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। फिर आपने मान लो B को वैल्यू 3 ले लिया, 3 से कौन कौन डिवाइड हो पाएगा? सर 1 और 3। 1 और 3 हो पाएगा फिर। वेरी गुड। फिर आपने मान लो B की वैल्यू ले ली, क्योंकि B सेट A और B दोनों किससे आएंगे? इससे आएंगे ना, ए से। A से आएंगे। फिर B की वैल्यू आपने ले ली 4, तो 4 से कौन कौन डिवाइड हो पाएगा? सर 2 और 4। 2 और 1 4। 1 2 और 4। वेरी गुड। 1 2 और 4। वेरी नाइस। और लास्टली क्या लेंगे B की वैल्यू? सर 6। 6 से कौन कौन हो पाएगा? सर 1 2 और 3। 2 3 6। 1 2 3 और 6 भी। 6। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन में पूछा था इसकी डोमेन बताओ। बताओ डोमेन क्या होगी? 1 2 3 4 6। सर 1 2 6। हाँ, सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं 1 2 3 Yes, 4 sir. एंड 6, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? डोमेन। कोडोमेन। सर तो वो भी 1 2 3 4 6 होगा। कोडोमेन तो खैर पूरा ही होता है। रेंज, सर 1 सर रेंज भी सारे होंगे 1 2 3 4 हाँ, 6। रेंज भी सारे हो गए। वेरी गुड। तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन दोनों के दोनों क्या है? सॉरी, हाँ, रेंज और कोडोमेन दोनों के दोनों इक्वल है, और डोमेन भी हमारी क्या आ रही है? 1 2 3 4 5, तीनों इक्वल एक्चुअली। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, घर पे एक बार और ट्राई करना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मैंने क्या समझाया? ये रिलेशन होता है। रिलेशन मतलब बेसिकली क्या? इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, जहाँ पे A क्रॉस B भी हमने समझ लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है और रिलेशन का मतलब क्या होता है। और नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला याद रख लेना, जिसको नहीं समझ में आता है कि अगर मान लो A क्रॉस B के अंदर m एलिमेंट है, A क्रॉस B के अंदर अगर m एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 की पावर है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 की पावर है। इसके ऊपर हमने 2 क्वेश्चन किए। एक तो ये वाला A क्रॉस B में पहले नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर लिया, फिर 2 की पावर वो लगा दिया। सेकंड यहाँ पे भी वही किया, A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर लेंगे, 2 की पावर। आ रहा है समझ में? सर ये पूछना था मुझे कि ये जो रिलेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेट्स में यूज होंगे? मतलब सर जो अभी तक हमने रिलेशंस के एग्जांपल किए वो सारे सेट्स वाले ही हैं, तो ये जो रिलेशन है वो सिर्फ सेट में ही यूज होगा? हाँ, इसी चैप्टर का सब पार्ट है। ठीक है, सेट्स का ही, सेट्स में ही हम देखते हैं एक्चुअली सब कुछ। क्लियर है? सर 11th में मोस्ट ऑफ द चैप्टर सेट से ही लिंक्ड है, मतलब ज्यादातर चैप्टर में ये होता है कि A सेट है उसका रिलेशन। हाँ, मतलब एक्चुअली होता है सेट्स एक तरह का एक मतलब आपका टूल एक्चुअली। सेट मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ नंबर है। आप नेचुरल नंबर पढ़ते हो, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर, और ये सब क्या है? सेट्स ही तो हैं। तो अल्टीमेटली नंबर्स ही हैं।
ठीक है, तो इनका यूज कहीं ना कहीं होगा। और ये डोमेन रेंज जो बता रहा हूँ, डोमेन मतलब इनपुट, इनपुट डोमेन मतलब इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट, ये आपको समझना है आपसे। डोमेन मतलब इनपुट सेट, तो इनपुट आपकी क्या 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 आप इसको अंदर इनपुट रख सकते हो, आउटपुट मतलब रेंज। इनपुट कहीं ना कहीं कोई नंबर्स होंगे, आउटपुट कहीं ना कहीं क्या होंगे, नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये चीजें एक्चुअली ये चैप्टर जो होता है सेट रिलेशन और फंक्शन तीनों कंबाइंड ही होता है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। आगे सारे चैप्टर फिर डिफरेंट है। ठीक है, आगे फिर आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपका आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब वो चीज अलग है। ठीक है, लेकिन सेट एक टूल हो गया, मतलब कहीं ना कहीं इसको आप यूज कर सकते हैं। सेट्स एक्चुअली क्या कलेक्शन ऑफ नंबर है ना, और मैथमेटिक्स में हम नंबर को यूज करते ही हैं। क्लियर हुआ? नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। चलिए आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, जी सर। फटाफट अब देख लो फंक्शंस भी, कि फंक्शंस का मतलब क्या होता है और ये क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था, ध्यान सुनना, इसको समराइज करके समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी, इसको क्या बोलते थे, बोलो? कार्टेशियन प्लेन। सर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्लेन नहीं, इसको क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसका जो सबसेट होता था उसको क्या बोला सर? रिलेशन। रिलेशन। रिलेशन जो कुछ ना कुछ एक डेफिनेट रूल फॉलो कर रहा है। अब इसी रिलेशन का कोई ना कोई एक सब पार्ट, इसी रिलेशन का कोई ना कोई एक सब पार्ट क्या होगा, फंक्शन होगा। इसी रिलेशन का कोई ना कोई एक सब पार्ट क्या होगा, फंक्शन, जो कुछ ना कुछ कुछ फिक्स रूल फॉलो करेगा, जो फिक्स कुछ रूल फॉलो करेगा। तो हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। अगर वो रिलेशन कुछ दो रूल को अगर फॉलो करे, उन दो रूल को अगर फॉलो करेगा तो वो फंक्शन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, फंक्शन। अगर कोई रिलेशन दो स्पेसिफिक रूल को अगर फॉलो करेगा तो वो हो जाएगा फंक्शन। अब वो दो स्पेसिफिक रूल क्या होते हैं वो समझो ध्यान से सुनते रहना। अभी आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन, मान लो कोई मैंने रिलेशन आर बना दिया सेट ए से बी, कोई भी रिलेशन है मान लो, ठीक है। अब वो फंक्शन कब कहलाएगा, वो फंक्शन कब कहलाएगा उसको ध्यान समझते हैं। मान लो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर मान लो कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, मान लो 4 या 5 एलिमेंट है। ये आपका सेट है ए, ये सेट है बी, इसको हम बोलते हैं इनपुट सेट, इसको बोलते हैं आउटपुट सेट। तो फंक्शन तब होगा जब उसके अंदर दो रूल फॉलो होंगे। पहला रूल, रूल नंबर वन कि सेट ए मतलब आपका इनपुट सेट के हर एलिमेंट की, इनपुट सेट के हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। अच्छा, इमेज का मतलब क्या होता है समझा रहा हूँ। जैसे ये जो अपन बनाते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं 1,5, यहाँ पे जो 1,5 लिखा है ये आपको बताना भूल गया मैं। तो 1, ये जो 5 है ये 1 की इमेज है, इसको हम कैसे बोलते हैं, 5 इज द इमेज ऑफ 1। मतलब 1 का आउटपुट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो बेसिकली इसको हम इस तरह से भी बोलते हैं, बोलने का तरीका है 5 इज द इमेज ऑफ 1। वैसे बताओ इसको क्या बोलेंगे, 7 is the image of 2. इमेज ऑफ 2। अगर, और इसको मतलब अगर मैं आपको ये पूछूं 3 की इमेज कौन है, सर 9। 3 की इमेज कौन है, 9 बेसिकली। और 9 इज द इमेज ऑफ 3, 9 इज द इमेज ऑफ 3। तो ये इमेज होती है, इसको एक वर्ड यूज किया गया और कुछ भी नहीं ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। या फिर इसको दूसरी भाषा में अगर समझो कि सेट ए कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब सेट ए के हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट सेट का ए का खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी एलिमेंट सेट ए का खाली नहीं रहना चाहिए। ये मतलब है, मतलब सेट ए कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाना चाहिए। मतलब आपकी जो डोमेन होनी चाहिए, बेसिकली जो डोमेन होगी वो कंप्लीट सेट ए होनी चाहिए, वो कंप्लीट सेट ए होनी चाहिए। मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। पहला रूल ये हो गया। मतलब जैसे मैं आपको ये मैपिंग करता हूँ ना, मैं जैसे मान लो ये मैपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये मान लो मैपिंग कर दी। यहाँ पे मैंने सेट ए के हर एलिमेंट को यूज कर लिया। अगर मान लो इसमें मैं एक हटा देता अगर ये वाला, तो अब ये रिलेशन तो होता लेकिन ये फंक्शन नहीं होता, ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सेट, यहाँ पे एक एलिमेंट क्या हो गया, खाली रह गया। यहाँ पे एक एलिमेंट खाली रह गया। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, रूल नंबर 1 ये बोल रहा है कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। खाली नहीं रहना चाहिए मतलब हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए। क्या है, समझ में आ रहा है? हेलो, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है ना। रूल नंबर 1 क्या बोलेगा, आसान भाषा में सबसे आसान यही समझो कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2
कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। रूल नंबर 2 क्या है कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। ध्यान रखो, मतलब जैसे मान लो रिलेशन में क्या होता है कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज भी बन सकती है। मैं आपको कोई एग्जांपल दे दूंगा जिसमें आप देखोगे कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज, जैसे मान लो ये, चलो ये नंबर हटा दो, कुछ भी मानो यहाँ पे कुछ भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो को मेरी रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, ये मैंने एक बना दिया मैपिंग, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। तो ये कोई ना कोई एक रिलेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एलिमेंट की दो इमेज भी बन सकती है। देखो यहाँ पे अपना एग्जांपल लिया था ना, देखो यहाँ पे देखो 1 की कितनी इमेज बन रही थी, 1 की इमेज 1 भी है, 1 की इमेज 2 भी है, राइट? आ रहा है समझ में? यस सर। तो एक इनपुट की एक से ज्यादा इमेजेस भी बन सकती है रिलेशन के अंदर। लेकिन फंक्शन के अंदर एक रूल होता है कि फंक्शन के अंदर रूल नंबर 2 क्या समझाया गया है, फंक्शन के कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, ठीक है। ओनली, हर इनपुट के लिए ओनली वन इमेज, ओनली वन इमेज, एक से ज्यादा इमेज नहीं बननी थी। मतलब जैसे ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एलिमेंट की दो इमेज बन रही, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। रूल नंबर 2 ये बोल रहा है कि जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट है उन सबकी सिर्फ एक ही इमेज बने, उन सबकी सिर्फ क्या बने, एक ही इमेज बने, तो ही वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। अब देखो इन दोनों रूल को मैं एक सिंगल लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई भी रिलेशन, ध्यान से सुनना कान खोल के, कोई भी रिलेशन को फंक्शन कब बोला जाएगा, कोई भी रिलेशन को फंक्शन कब बोला जाएगा, इस पूरी बात को मैं एक सिंगल लाइन में अगर लिखूं तो देखो ध्यान से, कोई भी रिलेशन को हम फंक्शन तभी बोलेंगे जब इनपुट सेट के, ध्यान सुनना, जब इनपुट सेट के हर एलिमेंट की, ध्यान रखना ये हर इंपॉर्टेंट है, हर एलिमेंट की, इनपुट सेट के हर एलिमेंट की सिर्फ चलो इसको भी हिंदी में लिख देता हूं, इनपुट सेट के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो, एक ही इमेज हो। ये देखो दोनों रूल को एक सिंगल लाइन में लिख दिया मैंने, एक ही इमेज हो, मतलब जो भी इनपुट सेट होगा उसके हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। हर एलिमेंट का मतलब क्या होगा, एक तो सबको यूज करना है, किसी को भी खाली नहीं छोड़ना है, किसी को भी खाली नहीं छोड़ना है, और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। मतलब इनपुट में जितने भी सेट होंगे उनके साथ जो भी आप मैपिंग करोगे, तो हर एलिमेंट की इमेज बनानी है और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बनानी है, तो ही वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब इसके एग्जांपल से समझोगे और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अभी यहाँ पे मैं कुछ मैपिंग बना रहा हूँ, आपको ये बताना है क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल लूंगा मैं, आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिए गए हैं क्या ये फंक्शन होंगे या ये फंक्शन, ये जो रिलेशन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग तरह के रिलेशन बना रहा हूँ, तो इसमें से कौन सा फंक्शन होगा, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं होगा, ये आपको समझाना है। सर एक बार नंबर से भी समझा दीजिएगा। हाँ हाँ, वो तो मतलब वो नंबर से समझ में अपने आप आ जाएगा, ये बस मैपिंग समझो पहले, ठीक है। ये मैपिंग, ये अल्टीमेटली यहाँ पे आप नंबर लिख दो ना, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दो, ये मैपिंग समझ में आ गई तो नंबर में कोई वो गड़बड़ वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये मैपिंग कर रहा हूं मैं, आपको बताना है फंक्शन है कि नहीं। सर सेकंड वाला नहीं है बस। सर ओनली 3 फंक्शन है। सेकंड और थर्ड नहीं है सर, फर्स्ट और फोर्थ है। सर फर्स्ट बाकी है, लोग भी सोच सेकंड लो। नहीं है सर, थर्ड भी है सर, फोर्थ भी है। सर थर्ड तो नहीं हो। चलो फर्स्ट वाला, क्या फर्स्ट वाला फंक्शन है? नो यस सर। सर। यस सर। क्या सिखाया था, बस एक भाषा, एक लाइन याद रखो, ये थंब रूल मैंने आपको बता दिया था। इनपुट सेट के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, इनपुट सेट के
हर एलिमेंट, हर इंपॉर्टेंट है, इनपुट सेट के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। इमेज सेम हो सकती है लेकिन इमेज एक ही होनी चाहिए, मतलब एक ही लाइन निकलनी चाहिए। इनपुट के हर पॉइंट से सिर्फ एक ही तीर निकलना चाहिए। ठीक है, देखो इनपुट में क्या सबकी इमेज बन रही है, सबसे पहला रूल सेटिस्फाई हो रहा है क्या? यस सर, हो रहा है। हो रहा है। तो क्या हर एलिमेंट से सिर्फ एक ही इमेज निकल रही है क्या, एक ही लाइन निकल रही है क्या? यस सर। यस सर। तो क्या ये फंक्शन हो जाएगा, दोनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। हाँ, अब सेकंड पे आते हैं, क्या रूल नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, क्या हर एलिमेंट की इमेज बन रही है? यस सर। हाँ, रूल नंबर 1 तो लेकिन सर एक ही दो इमेजेस बन रही हैं। यहाँ पे सेकंड रूल नंबर 2 वैलिड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ से 2 लाइन निकल रही है, सेकंड सेट से कितनी लाइन निकल रही है? 2। तो क्या ये फंक्शन होगा? नो सर, ये फंक्शन नहीं होगा। थर्ड ये वाला बताओ। नो सर ये भी फंक्शन नहीं है, फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा यहाँ पे रूल नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि ये खाली रह गया, इसकी इमेज नहीं बन रही, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं होगा। फोर्थ सर ये होगा क्योंकि इसके हर एलिमेंट की एक इमेज है। हाँ देखो, हर एलिमेंट की इमेज बन रही है और हर एलिमेंट से सिर्फ एक ही लाइन निकल रही है, तो ये फंक्शन होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सेट ए में सेट बी के अंदर एक एलिमेंट खाली रह जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेट बी के अंदर एलिमेंट खाली भी रह जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो भी मतलब है सेट ए से ही मतलब है, जो भी मतलब है सेट ए से ही मतलब है। क्या मतलब है, वापिस समझा रहा हूँ, ध्यान सुन लेना कि सेट ए के जो भी इनपुट सेट है उसके हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए। इनपुट सेट के हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बननी। क्या ये बात समझ में आई? सबको दिमाग में बैठ गई ये बात? सर यही हो गया ना कि एक जैसे कोई एलिमेंट है उसके अंदर इनपुट में 1 2 5 है, तो अगर हम उसका आउटपुट निकालेंगे तो 1 2 5 सिंगल टाइम से होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ बस एज एक्स। हाँ जो भी है, बस आपको अपने हिसाब से जैसा भी समझना समझ लो। बस ये रूल याद रखना। एक जो दोनों रूल को एक ही लाइन में मैंने लिख दिया था कि इनपुट सेट के हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, बस खत्म बात। अगर ये लाइन याद रही तो आप सारा देख लोगे। उसी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होता है जब वो ये 2 रूल को सेटिस्फाई करता है। पहला रूल कि हर इनपुट की इमेज बननी चाहिए। सेकेंड रूल, हर इनपुट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। हर इनपुट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, बस खत्म बात। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ लो। नो सर। नो सर। ग्रेट। आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो एक मैं रिलेशन आर लिख रहा हूँ, काट ये इसमें रोस्टर फॉर्म में, मतलब सेट्स के टर्म्स में लिख रहा हूँ। आपको मुझे बताना इसको देख के ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। बताओ। सर ये फंक्शन नहीं है। नहीं होगा सर। लेकिन आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए था। क्या पूछना चाहिए था बताओ? क्या सर? कि सर इनपुट सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? हाँ वेरी गुड, ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि आपके इनपुट सेट में कौन से एलिमेंट है। अदरवाइज आपको पता थोड़ी चलेगा कि सारे यूज हो रहे कि नहीं हो रहे। तो इनपुट सेट में आपके एलिमेंट है 1 2 और 3 है। अब बताओ मुझे क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? सर नहीं। नो सर। रीजन क्या होगा सर? क्योंकि इनपुट सेट रिपीट हो रहा है। एलिमेंट नहीं है किसी भी एलिमेंट है सर, वो इनपुट सेट में, लेकिन उसके 2 वो हैं कोड में। वेरी गुड। जो एलिमेंट 2 है उसकी 2 इमेज बन रही है। एलिमेंट 2 की कितनी इमेज बन रही है? 2, इसलिए नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन। अब समझ में आ गया? यस सर। यस सर आ गया। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको, और अब दिक्कत नहीं आएगी, राइट? यस सर। ठीक, गुड। तो ये सब बेसिक छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। डोमेन रेंज समझ में आया था? डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है? यस सर। यस सर आ गया। ठीक। चलो एक इसमें मैं अब एक चीज और लास्ट बता देता हूँ, ध्यान सुनना। एक छोटा सा पॉइंट है, चलो वो तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखो ये तो आपका फंक्शन था, ठीक है। फंक्शन का मतलब आपको क्लियर हो गया कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। अब अलग अलग टाइप के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। वेरियस टाइप्स के फंक्शन होते हैं जो हमको पढ़ने आगे जाके डिटेल में। अब जब आप आगे जाके, जब आपका थर्ड चैप्टर है ना, उसका नाम भी अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको लिखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या लिखा है?
ट्रिग्नोमेट्री लिखा रहता है या फिर किसी किसी बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा रहता है। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हो साइन कॉस टेन, ये सब भी क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। ये सब भी क्या होते हैं, फंक्शन। और जनरली में जब भी क्वेश्चन लेता था आपको बोलता था ना फंक्शन एफ, मतलब अगर आगे जाके आप क्वेश्चन भी देखोगे तो कहीं ना कहीं ये वर्ड बार बार आपको कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा, फंक्शन। ठीक है, तो आगे जाके हम जो जो चीजें देखेंगे जनरली जो भी चीज देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग भी जो होता है वो भी एक फंक्शन है, उसके बारे में आपको डिटेल आगे समझाया जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, ये सब के सब क्या होगा, फंक्शन होगा। ये सब के सब क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा सर, जो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप देखोगे उसमें यही होगा कि हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपके पास सिर्फ एक ही आउटपुट होगा। हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपके पास सिर्फ एक ही आउटपुट होगा। मतलब अगर साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स, तो x की मान लो कोई वैल्यू रखी मैंने, तो उस एक सिंगल वैल्यू ऑफ x के लिए एक ही y आएगा। मतलब उस ऐसा कभी नहीं होगा कि एक x की वैल्यू रखी उसके बाद 2 y की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे आगे जाके वो सारे के सारे, मतलब जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन मतलब की डेफिनेशन को फॉलो करेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने फंक्शन के रूल को फॉलो करेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन अपने रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, इस बारे में मैं डिटेल नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक पढ़े। पार्टीशन प्रोडक्ट पढ़ा, फिर रिलेशन पढ़ा, और फाइनली हमने फंक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में ध्यान सुनो, नेक्स्ट क्लास में जो भी आपकी क्लास होगी उसमें हम आपको डोमेन और रेंज की, फंक्शन की डोमेन और फंक्शन की रेंज क्या होती है उसके बारे में डिटेल हम जानेंगे कि डोमेन, किसी फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं, फिर किसी फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये 2-3 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, बेसिक, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी डोमेन एंड रेंज क्लास 12 में हमको वापस से पढ़ना ही है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और फंक्शन के बारे में थोड़ा और जानेंगे। आपका होमवर्क क्या है, ध्यान सुनो। जो चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का, उसके आप एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आप कर सकते हो घर पे। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, ये 2 आपको घर पे करना है। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। और एग्जाम्पलर अगर आपके पास हो तो आप वो थोड़ा बहुत ट्राई करते रहना। तो होमवर्क आपका ये है कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 आपको कंप्लीट करनी है। और प्रीवियस क्लास में जो मैंने दिया था नोट्स के पीछे क्वेश्चन, वो अगर आपके इनकम्प्लीट है तो आप ट्राई कर लेना। और एग्जाम्पलर खरीद लेना कहीं आसपास से, एनसीईआरटी की अनसॉल्व्ड एग्जाम्पलर। ठीक है, उससे साइड बाय साइड क्वेश्चन ट्राई करते रहो। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अभी नोट्स में भेज दूंगा ग्रुप में, उसको वापस से जाके रिवाइज कर लेना, और जो क्वेश्चन मैंने बोला उनकी प्रैक्टिस आज ही कर लेना, ताकि टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय बाय सर। बाय।